नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चाएं बड़ी अलग-अलग चल रही हैं। कहीं चर्चाएं ज्ञान वापी की चल रही है, तो कभी हरियाणा के न्यू इंसा की चल रही है, कभी राजनीति में INDIA की चल रही है, तो कभी NDA की चल रही है। कभी सांसदों को जीत के मंत्र बताए जा रहे हैं, तो कभी तंत्र को यहाँ पर संवारा जा रहा है। कभी यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है, तो कभी चर्चाएं की जा रही हैं। कहीं यात्राओं का दौर है, तो कहीं जन पंचायत का जोर है। सबकी अपनी तैयारी है। लोकसभा सब पे भारी है। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों की अपनी अपनी तैयारी चल रही है। सभी दल यहाँ पर कवायद में जुटे हुए हैं। जनता के बीच कैसे जाना है, कैसे बताना है और जनता से समर्थन लाना है, और उसके बाद सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ जाना है। काम जो करना है, नीति दूरदर्शिता, वो बाद में की जाएगी, पर पहला प्रयास यह है कि जनता के जनार्दन के आशीर्वाद से, उनके जनाधार से सबसे ऊंची कुर्सी बैठ जाना है। और इसके लिए दो दल यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं। तैयारी इतनी बेहतरीन कि यहाँ पर INDIA भी बन गया है और NDA भी बन गया है, और सबकी केवल और केवल एक मनसा कि 24 चुनाव में हमारी हो प्रशंसा। खैर, अब प्रशंसा होगी या निराशा होगी, वो 24 चुनाव के परिणाम बताएंगे। पर चूंकि जब जनता के मुद्दों की बात नहीं होती है, तो हम जैसे खबरनवीसों की जिम्मेदारी है कि जब ज्यादा राजनीति होने लगे, जब ज्यादा रणनीति बनने लगे, तो जनता का जो मुद्दा है, जनता की जो अहम समस्या है, उनकी तरफ भी शासन का ध्यान जरूर आकर्षित करें। उनकी तरफ भी विपक्ष को जरूर मोड़ें कि भाई आप रणनीति बना रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी लगातार कह रही है कि हम हैट्रिक मानने जा रहे हैं। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं इस बार 400 पार, और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो व्यवस्थाएं हैं, वो ये बताती हैं कि जनता के मुद्दे भूल नेता इस समय केवल रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। रणनीति यहाँ पर केवल एक कि जीतना कैसे है, रणनीति यहाँ पर एक कि जनता के बीच जाना कैसे है, रणनीति यहाँ पर केवल एक कि सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचना कैसे है। जनता गई किनारे। मैं किनारे से ही बोला क्योंकि यहाँ पर जनता की सुर किसी को नहीं है, और जब जनता की सुर किसी की नहीं होती है, तो प्राइम टीवी हमेशा से ऐसे तमाम मुद्दों को उठाता आया है, उठाएगा कि अब थोड़ा ध्यान जनता का भी कर लीजिए। जो मुद्दे हैं वो चलते रहेंगे, पर थोड़ी बात जनता के समस्याओं पे भी कर लीजिए। और समस्याओं की अगर बात करें, तो यहाँ पर चीजें और बेहतर करनी बहुत जरूरी है। अभी वर्षा ऋतु आ गई है और व्यवस्था गड़बड़ा गई है। स्मार्ट सिटी की बात करने वाले हमारे तमाम पार्टियां और तमाम हमारे नेता और तमाम हमारे अधिकारी जब निकलते हैं, तो स्वयं उनके पैर आधे आधे पानी में डूब जाते हैं, और इस पानी के डूबे हुए पैरों के साथ वो बताते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। अगर खड़े हैं तो पैर डूब क्यों रहे हैं? अगर व्यवस्थाएं आपकी चाक चौबंद है, तो पानी भर क्यों रहा है? और ये बात केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि ये फिलहाल अमूमन पूरे देश का हाल यही है कि वहां पर जो नगर पालिका है या नगर निगम है या जो महानगर निगम है, वो काम अगर कर रही होती, तो शायद अब व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं होती। उनको न नदियों को साफ करने की फिक्र है, न गड्ढों को अभियान को भरने की फिक्र है, ना उनको साफ सफाई की चिंता है, और ना स्मार्ट सिटी के लिए कोई भूमिका है। भाई स्मार्ट सिटी के दावे तो होते हैं, पर जब हम कूड़ा देखते हैं, जल भराव देखते हैं, बज बजाती नाले देखते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि स्मार्ट सिटी बन रही है कि फिलहाल सिटी ही बेहतर हो जाए, पर्याप्त है। ज़्यादा स्मार्ट मत बनाइए, सिटी ही रहने दीजिए। कि स्मार्ट सिटी के एवरेज में जो आप हमसे ले रहे हैं, क्योंकि यह सुनने में आ रहा है कि जो नगर निगम का कर है वही बढ़ने वाला है, जलकल भी बढ़ाने वाले हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि हाउस टैक्स भी यहाँ पर उम्मीद है बढ़ाया जा सकता है। और बिजली तो व्यवस्था यहाँ पर सुनवाई हो चुकी है कि शायद बहुत जल्दी आपको महंगी बिजली का झटका भी लग सकता है। क्या लगेगा या नहीं लगेगा, वो कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर चूंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि राजनीति में रणनीति बन रही है, पर जनता पर यहाँ पर नीति खाली है, और जब जनता पर नीति खाली होगी, तो हम इस तरह के मुद्दे को उठाएंगे। और इसीलिए हमने आज का महत्वपूर्ण मुद्दा ये रखा है कि जनता के मुद्दों पर यहाँ पर बात कब होगी। यहाँ पर अभियान चलाए जाते हैं, अतिक्रमण को लेकर बात कही जाती है, नो पार्किंग की बात की जाती है, ई रिक्शा को प्रतिबंधित करने की बात की जाती है, ई रिक्शा से फैले हुए मकर जाल को खत्म करने की बात की जाती है। पर जब वो मकर जाल हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खत्म नहीं कर सकते हैं, तो और जिलों की हम बात क्या करें, वहां पर कम ही चलते हैं।
पर जिस तरह से राजधानी में हम देख रहे हैं तमाम तरह के आदेश आए, कमिश्नर भी आदेश दिए, इसके अलावा डीएम भी आदेश दिए, लगातार इसको लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं, बाकायदा आदेश दिया गया, उनके रूट भी प्रतिबंधित किए गए, पर ई रिक्शा चालक आराम से सरकार की आंखों में आंखें तरेरते हुए खुलेआम ई रिक्शा चला रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक खुशी की बात आपको और होगी, मैं आपको अगर आपको ना पता हो तो आपको उसका ध्यान आकर्षित कर दूं कि आज के समय में जो गाड़ियां आ रही हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सब में BS6 टेक्नोलॉजी है। BS6 4 और BS6 टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गाड़ियों की लाइट होती है वो दिन में भी जलती रहती है, यानी अगर रात में आप लाइट जलाना भूल जाओ तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, बल्कि आपकी लाइट हमेशा जलती रहेगी। पर मैं आपको बता दूं कि उस बाइक पर केवल 2 से 3 लोग ही सवार होते हैं, पर जो ये रिक्शा होता है उस पर 6 से 7 लोग सवार होते हैं। और आपकी जानकारी बता दें, आप शहर के किसी कोने में चले जाइए, आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा वाले बिना लाइट जलाए खुलेआम गाड़ी चलाते रहते हैं। और तमाम ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें लोगों की जान भी चली गई है। जिम्मेदार कौन है ये कोई बताना नहीं चाहता, ना आरटीओ इस पर बात करना चाहता है, ना स्थानीय ट्रैफिक पुलिस बात करना चाहती है, ना नेता बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो ई रिक्शे पर नहीं चलते हैं। जब उनकी गाड़ी गुजरती है तो उनको पूरा प्रोटोकॉल के तहत गाड़ी निकाल ली जाती है और उनको पता नहीं कि रिश्तों की जो ई रिक्शे उनकी क्या हकीकत है। यानी गाड़ियों के लिए BS6 और ई रिक्शे के लिए कुछ नहीं, खुलेआम अंधेरे में बिना बैटरी के गाड़ी चलाते निकल जाते हैं। अपनी तो जान जोखिम में डाल रहे हैं, साथ में 6 जो और बैठी रहती हैं उनको भी जोखिम में डालते रहे हैं। पर हमारे जो व्यवस्थाएं हैं, जो अधिकारी हैं, शायद उनको नजर नहीं आता या शायद वो देखना नहीं चाहते हैं। और फिलहाल यही यहाँ पर मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस पर हम बात नहीं करेंगे तो यह चर्चा करेगा कौन। और जब चर्चा की बात होती है तो अक्सर ऐसे मुद्दों को उठाना बड़ा आवश्यक हो जाता है, और इसलिए हम उठा भी रहे हैं कि अगर आप केवल राजनीति की बात करेंगे तो हम तो यहाँ पर जनता के मुद्दों की बात भी करेंगे, क्योंकि ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो समस्याएं हैं, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनसे हम सब रूबरू होते हैं, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनसे जनता लड़ती रहती है और समझती रहती है और कहती है कि शायद अब आज हमारे देश के राजनेताओं को या हमारे अधिकारियों को हमारी याद आ जाए। अब याद कब आएगी? चुनाव पहले आएगी, चुनाव बाद आएगी, वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर बात हम जरूर कर रहे हैं, पर व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर चर्चाएं कोई करना नहीं चाहता। और जब चर्चाएं करना नहीं चाहता है तो मेरे ख्याल जनता जनार्दन के बीच में वोट मांगने आप क्यों जाते हैं, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बड़ी रणनीति, कवायद केवल इतना, जनता पर कोई नहीं नीति। और जब जनता पर कोई नीति नहीं आती है तो यहाँ पर हम केवल एक ही बात बोलना चाहते हैं कि जब शुरुआत नहीं करेंगे तो अंत कैसे होगा, और ये समस्याएं जो अमर हो चुकी हैं उनका निस्तारण कैसे होगा। जनता के मुद्दे कोई सुने ना सुने, प्राइम टीवी जरूर सुनेगा और हर बार हर डिबेट में ऐसे मुद्दों से आपको रूबरू कराता रहेगा, क्योंकि प्राइम डिबेट में जनता की बात हम उठाते हैं और उठाते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और उसके लिए हम आपको कुछ समय में अपने मेहमानों से रूबरू कराएंगे, क्योंकि आज के विषय को लेकर जो कवायद चल रही है वो भी सराहनीय है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से धार्मिक मुद्दों का जोर पकड़ता नजर आ रहा है, पर अगर स्थानीय मुद्दे या जनता के मुद्दों को या समस्याओं को हम समझेंगे तो शायद यहाँ पर बेहतर पहल के तहत हम एक नई दिशा तय कर पाएंगे और शायद अपने प्रदेश के नेताओं के अलावा अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कर पाएंगे। क्योंकि सरकार नीति बनाती है, यहाँ पर सीधा कटा सरकार को नहीं बल्कि अधिकारियों को भी है, जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो जनता के विषय है उस पर कम रुचि लेते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार की मंशा भले ही ना हो, पर अधिकारी यहाँ पर पूरी मंशा के साथ अपनी जिम्मेदारी को तय करने से पीछे हटते नजर आ जाते हैं। मैं इसलिए अधिकारियों के नाम पे बोल रहा हूँ, तमाम तरह के ऐसे विषय है और इस विषय को कुरेदने में और विषय को उठाने में मेरे अंदर तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि मैं वास्तविक स्थिति से हमेशा रूबरू होता रहता हूँ। मेरे फुटेज, मेरे विजुअल और मेरे साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि इन विजुअल्स के लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विजुअल आप जैसे ही अपने घर के बाहर निकलेंगे तो आपके सामने सजीव नजर आएंगे। चाहे वो महंगाई व्यवस्था को लेकर बात हो, चाहे बदबजाती नालियों को लेकर बात हो, चाहे संक्रामक रोगों को लेकर बात हो, क्योंकि यहाँ पर आई फ्लू फैल रहा है और बरसात आ गई है, बहुत जल्दी डेंगू और तमाम बीमारियों से भी रूबरू होना पड़ेगा। हालांकि सरकार यहाँ पर फॉगिंग के माध्यम से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है, पर अगर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी तो मेरे ख्याल से हमारे देश में ना संक्रामक बीमारियों के लिए कुछ जगह थी
ना होगी। भारतीयों का इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है, मजबूती के साथ काम करते परिश्रमी है, इसलिए हमने कोरोना के समय भी देखा कि उतनी ज़्यादा मौतें नहीं हो पाई थी जितनी हमारी आबादी है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम और देशों के लोगों के इम्यून सिस्टम से प्रतिरोधक क्षमता हमारी बेहतर है। पर बेहतर प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये नहीं कि सरकारें काम ना करें और संक्रामक बीमारी फैलाती रहें और काम कुछ करना चाहती ना रहें, ना फॉगिंग कराएं और ना बातें करें। तो यहाँ पर सरकार की नीति पर बात करते हुए सबसे पहले, और यही चर्चा विषय का हमारा आज बिंदु भी है, कि अगर सरकार की नीयत यहाँ पर काम कराने की है तो वो कौन है जो सरकार की नीयत पे यहाँ पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। और सरकार तमाम बातों को कर रही है, पर मामला भाई ढाक के 3 पास होता है। स्मार्ट सिटी की बात तो हम करते हैं, पर हमें स्मार्ट नहीं, सिटी ही रहने दीजिए, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। जनता के मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करनी जरूरी है और यही आज की प्राइम डिबेट का महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर इसी सरकार को कटाक्ष न करते हुए हम स्पष्ट करते हैं कि आने वाले समय में अगर डिबेट के माध्यम से धार्मिक मुद्दों के अलावा तमाम तरह के जनता के मुद्दे भी उठाए जाएंगे तो शायद यहाँ पर एक बेहतर परिणाम सामने आएगा। और जिस विश्वगुरु बनने की हम बात करते हैं, जिस विश्वगुरु व्यवस्था की हम बात करते हैं, उसको साकार कर सकेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके, रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बेबाक राय यहाँ देंगे। प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात राय देंगे। प्रवक्ता राजद के रूप में यहाँ पर रजनीकांत मिश्रा जी अपनी राय देंगे। प्रवक्ता आपसे उनकी फारवर्ड प्रवक्ता तनुमा श्रीवास्तव अपनी राय देंगी। और समाज सेवी के रूप में हमेशा जनता की विषयों को रखने वाली अजरा मोमिन अपनी राय देंगे। आप सभी का यहाँ कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई यहाँ पर तो तमाम चर्चा चल रही है, कहीं नूह पे चर्चा है तो कभी ज्ञानवापी पे चर्चा है, कहीं अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा है तो कहीं INDIA और NDA पे चर्चा है। पर यहाँ पर चूंकि जब चर्चा इतने सारे चैनल तमाम मुद्दों पे कर रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा एक मुद्दा ऐसा भी उठा लिया जाए जिसका सरोकार आम जनता से है, क्योंकि वोट आपको जनता ही देती है और जनता के मुद्दे उठाना शायद हमारा कर्तव्य भी है और शायद आपकी जिम्मेदारी भी है। इस मुद्दे को उठाया जाए, कैसे देखते हैं तमाम व्यवस्थाओं को, क्योंकि यहाँ पर तमाम विषय ऐसे जिन पर बात करना जरूरी है, चाहे अतिक्रमण की बात करें, चाहे जाम की बात करें, चाहे संक्रामक रोगों के फैलने को रोकने की बात करें, चाहे स्वच्छ जल की बात करें, चाहे नीति की बात करें, चाहे रणनीति की बात करें, और चाहे बिजली व्यवस्था की बात करें, और चाहे जो हमारी स्वच्छता अभियान है उसकी बात करें। कैसे देखते हैं और क्या हो रहा है कि स्मार्ट सिटी की बात हम जरूर करते हैं, जैसी पहली बारिश होती है स्मार्ट सिटी की पोल खुल जाती है। कैसे देखते हैं श्रीवास्तव, जवाब आपको देना है। देखिए गौरव जी, मुद्दे आपकी जनता से जुड़े हुए हैं, समसामयिक हैं, लेकिन बहुत से मुद्दों को आपने एक साथ ले लिया। अच्छा। इतने सारे मुद्दों पे विस्तार से चर्चा एक साथ संभव नहीं है। अरे सही है, तम्मा में हम जहाँ हम बोल सकते हैं तो आप कर लीजिए, क्या दिक्कत है। स्मार्ट सिटी, अतिक्रमण, जाम, जल भराव, तमाम इशू आपने ले लिए। अच्छा। देखिए स्मार्ट सिटी का काम अनवरत जारी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पानी भरा है, कहाँ भरा है भैया? बड़ी सीवर लाइन पड़ रही है। देखिए पानी जो भरने का विषय है। अच्छा। स्मार्ट सिटी में नहीं आता क्या? नहीं, पानी तो ऐसे शहरों में भर जा रहा है जो प्लांट बसी है। अच्छा। बाढ़ तो चंडीगढ़ में भी पानी भरा। अच्छा। बॉम्बे की स्थिति आपने देखा। वहाँ तो हर बार पानी भरता है। क्यों भरता है? उन्हीं का अनुसरण करेंगे? नहीं, हम अनुसरण नहीं कर। देखिए गौरव जी, बहुत जिम्मेदारी से बात होनी चाहिए। नहीं, आपने कहा ना कि पानी वहाँ भरता है। विषय आपने अच्छा लिया, इस पर जिम्मेदारी से बात होनी। बोलिए जी। देखिए कोई भी सीवर लाइन पड़े, बड़ी से बड़ी पड़ जाए, वो ड्रेनेज के पानी को तो सक कर सकती है। अच्छा। प्रकृति से जो पानी गिर रहा है उसको खींच के ले जाने की किसी सीवर की स्थिति नहीं होती। अच्छा। सब सीवर ओवरफ्लो कर जाएगा। प्रकृति के आगे मनुष्य के व्यवस्था बेबस होती है। जो बरसात का पानी है, अगर उसका ढंग से प्रबंधन नहीं किया जाएगा, जो कि नहीं है। जिस तरह से हमने तालाबों को पाट करके टाउनशिप बना डाले, कुएं कहीं पता नहीं है, जो चीज़ें हमारे पानी को एब्जॉर्ब कर पाती थी और एब्जॉर्ब करके भूगर्भ के जल का स्तर भी मेंटेन रखती थी, उनको हमने खुद पाट डाला। अच्छा। स्थिति ये हो गई है गौरव जी कि एक डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि गंगा यमुना के 500 मीटर के दायरे में कोई निर्माण ना हो। अच्छा।
गंगा यमुना की तो स्थिति इतनी बदतर हो गई है। हाँ। और उससे बदतर ऐसा मत कहिए भैया, आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए भाई हैं, बात ऐसा मत करिए, आप विषय को डाइवर्ट मत करिए। हम डाइवर्ट क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मैं गंभीर विषय बोल रहा हूँ। बोलिए। आप अगर इसको राजनीतिक तरीके से लेना चाहते हैं, नहीं मैं बदतर। अभी तो शुरुआती की डिबेट की मैंने, अभी तो बोला ही नहीं। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। कलैया खोलना अगर मैं कहना चाह रहा हूँ आप उसको कहने नहीं देना चाहते, आप डिटेल करना चाहते कर लीजिए। आपने गंगा मैंने कहा कि गंगा यमुना की स्थिति जो बदतर हुई है, मैं नदी के सफाई की व्यवस्था नहीं बोल रहा हूँ, जो उनके किनारों में निर्माण हो चुके हैं मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। इलाहाबाद चले जाइए, चंचल जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अच्छा पूछ लीजिए सलोरी की क्या स्थिति है। गंगा नदी के किनारे किस तरह से मकान वहाँ उसके पाट के बनाए गए हैं। स्थिति होती है कि 1.5 महीना मकान पानी में डूबे रहते हैं। वो गंगा का पाट है, गंगा किनारा है, आप नापेंगे तो वो 500 मीटर दायरे का है। इससे बदतर स्थिति अन्य नदियों की है। ये तो प्रमुख नदियां हैं जिनकी मैं वानगी बता रहा हूँ, और ऐसी नदियां जिनके एकदम कगार तक लोग बना के मकान टाइट हो चुके हैं। अब जब आपने नदी के मुंह तक बना लिया, आज ही मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था, कुकरेल का विषय पढ़ रहा था। आप देख लीजिए कुकरेल की क्या स्थिति है। लोग जमीन पे से चले गए भाई। अरे भाई बात तो सुनिए, ये कोई आज एक दिन का विषय नहीं है, एक सरकार के कार्यकाल का विषय नहीं है। किसी भी सरकार के सामने समस्या अगर इनको उजाड़े तो ले कहाँ जाएं? ये एक जगह की एक जिले की समस्या नहीं है। क्यों बोल रहे हैं कि नदी पाटी जा रही है? बात सुन तो लीजिए। ये समस्या जो जनता भोग रही है, ये इसकी जिम्मेदार ये जनता खुद है। इन्होंने खुद बनाए हैं ये नदी पाट के इन्होंने मकान बनाए हैं। इन्हें मालूम था कि हम नदी किनारे कहाँ बस रहे हैं। ससुर खदेरी नदी एक इलाहाबाद पड़ती है, अस्तित्वहीन हो गई है, फतेहपुर से आती है इलाहाबाद। यमुना गंगा ये तो प्रमुख नदियां हैं। तमाम ऐसी नदियां जो बहुत नामचीन नहीं है, उनके तो मतलब अंदर तक लोगों ने मकान बना रखे। अब नदी का पानी, जो वर्षा का पानी यहाँ आता था, जो यहाँ इनके प्रवाह को प्रवाह देता था, वो पानी कहाँ जाएगा? तो वो पानी आपको सड़कों पे ये दिख रहा है, जो आपकी टीवी पे दिख रहा है। ये पानी कहाँ जाएगा? आपने सारे तालाब पाट डाले, आपने कुओं को कहीं जिंदा नहीं छोड़ा, आपने नदियों के मुहाने तक घर बना लिए हैं, तो पानी कहाँ जाएगा? अब आप कहते साहब वो जो स्मार्ट सिटी का सीवर जो बनाया था आपने, उससे पानी क्यों नहीं जाता? ये स्मार्ट सिटी के सीवर से पानी जाने भर का है। ये स्मार्ट सिटी के सीवर का पानी है। थोड़ा विच्छेदन कर दूं, ये उसके बस का नहीं है भाई, थोड़ा विच्छेदन कर दूं जी। गोमती से अगर हम कुकरेल की बात करें जी तो दूर है, और अगर गोमती नदी से हम बात करें, अलीगंज की बात कर लें या महानगर की बात कर लें, वो भी दूर है। तो मेरे ख्याल से गोमती उफान के तो यहाँ पर पानी भरती नहीं होगी। जो आप पानी की बात कर रहे हैं, जो बरसात का पानी गिरता है, मैं गोमती की बात नहीं कर रहा हूँ गौरव जी, बरसात का पानी है। बरसात का पानी जो बरसता था, तो नदियों नालों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से व्यर्थ हो जाता था, धरती का जल स्तर ठीक करता था। आज कुएं गायब है, तालाबों पर टाउनशिप बन चुकी है, पानी कहाँ जाएगा? आपको रोका किसने? हमने रोका है क्या? सुन तो लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये समस्या गौरव जी, ये कोई किसी सरकार की देन नहीं है, किसी राजनीतिक दल को, सुन लीजिए, किसी राजनीतिक दल की देन नहीं है। ये मैं कह दूं कि साहब ये सपा के राज में हो गई, भाजपा के राज में हुई, कांग्रेस के राज में। चले नदी पे आपको छोड़ देते, ये बहुत दिन से चली आ रही है। आपने 20,000 करोड़ खर्च कर दिए गंगा पे, सुन लीजिए, वो सफाई विषय है, वो अलग विषय है। साफ हो गई क्या? बहुत हद तक साफ हुई। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह निर्मल हो गई, बाढ़ ने खुद साफ कर दी। बहुत नहीं, बहुत हद तक साफ हुई, खुद साफ कर देती है। बहुत हद तक नहीं गौरव जी, देखिए बहुत हद तक साफ हुई। उसका प्रमाण मैं दे दूंगा जब अभी आप उस पर चर्चा करेंगे, गंगा की सफाई पर। उसका विषय अलग है, ये विषय गंगा की सफाई का नहीं है। आपने जो शहरों में जल भराव विषय लिया है, ये उसका विषय है। तो आप ही गंगा यमुना जी लेके चले आए। अरे भाई मैं तो सारे शहरों की प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, प्रयागराज की, लखनऊ की बात कर रहा हूँ, कानपुर की बात कर रहा हूँ। और सुन लीजिए, इसमें एक तकनीकी गड़बड़ियां और हैं। आप देखते होंगे टेलीविजन में कि फला सरकारी विभाग में पानी भर गया, फला अस्पताल डूब गया, फला बिल्डिंग में पानी भर गया। उसका कभी आपने कारण जानने की कोशिश की है? कैसे पानी भर जाता है? बिल्कुल। होता क्या है गौरव जी, हर जिले में जब आप जाएंगे तो वहाँ एक जो नदी वहाँ से गुजरती है, जो पुल होता है, वहाँ पे खतरे का निशान होता है। बिल्कुल होता है। और उसी वाटर लेवल को खींच करके वहां जाकर प्रत्येक रेलवे स्टेशन पे समुद्र तल से ऊंचाई लिखी रहती है। ये तो रेलवे पे लिखी रहती है, लेकिन इसका नियम है कि कोई भी बिल्डिंग जो बने सरकारी, उसका नाप, उसकी ऊंचाई
उस खतरे के निशान से ऊपर होनी चाहिए। तो ये मानक कौन चेक टेक्निकल करेगा? नियम है, जनता चेक करेगी क्या मानक? सुन तो लीजिए गौरव हाँ, जी, हाँ। बिल्डिंगें नहीं, नक्शा, आप तो सवाल पे सवाल दे रहे हैं ना हमको, आप हमारे सवाल में सवाल दे रहे हैं, हम समाधान दीजिए हमको। हम सवाल तो पता है कि ऊंचाई कौन सी है और लंबाई कौन सी है। गौरव जी भाई जी सुना दीजिए, समाधान पे ही आ रहा हूँ। हाँ, समाधान पे आइए। उसका नियम है कि जो खतरे के निशान है उससे ऊपर उसकी वो बनाई जाए, चलिए चौकी। चलिए पानी छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, पानी छोड़ उसी पे समझ से उसी पे सुन लीजिए पहले पूरा समाधान सुन। अरे पूरा डिबेट खत्म हो जाएगी भाई। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आपने जो विषय लिया तो आप लंबा लंबा खींच रहे हैं ना। नहीं, आपने सारे मुद्दे पे आइए, मैं बता रहा हूँ आपको ये मुद्दा कमी क्या है। आप नाली साफ नहीं करा पा रहे हैं। ये इतने हल्के मुद्दे नहीं है। क्यों हल्के मुद्दे नहीं है? मुद्दा भारी है तो आप नाली साफ कराएंगे नहीं। ये इतना अधिकारी तन्ना नहीं चाहता आपका। गौरव जी वो अलग विषय है। अच्छा, अलग विषय है। अच्छा, अतिक्रमण आप लगातार करवा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, व्यवस्थाएं खराब है। जाम का जाम आप देख लीजिए, विधानसभा के सामने गाड़ियां लगी रहती है, लोग निकलने परेशान है, लोगों की मौत हो जाती है। अब आप हमको यहाँ पर सवाल पे सवाल दे रहे हैं। सवाल पे सवाल नहीं दे रहा हूँ, सवाल पे सवाल दे रहे हैं कि आपने ढेर सारे मुद्दे एक साथ इकट्ठा कर। बिल्कुल, मैंने जनता के मुद्दे इकट्ठा किया हूँ, एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। ये तो कुछ ही है, और भी निकाल सकता हूँ। और चर्चा करिए, हम इस पर विस्तार चर्चा के लिए तैयार है जी। हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब देंगे जी। हम कोई भाग नहीं रहे प्रश्नों से आप जी, लेकिन हम आपको उसकी तह तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से ये जो बिल्डिंगें बनी हैं, इसमें जब नक्शा पास होता है उसकी जो डिजाइन बनती है उसमें बकायदा वही मेंशन होता है कि वाटर लेवल उससे ऊपर कोठी बनाई जाएगी। लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन होता है तो पटाई का पैसा ठेकेदार वहां के इंजीनियर मिलकर खा जाते हैं। अच्छा। बिल्डिंगें उसी लेवल बना दी जाती है और परिणाम क्या होता है, 4 साल 5 साल बाद जब पानी नदी उफराती है, पता चला अस्पताल का आधा तल डूबा हुआ। अच्छा। वहाँ उसकी फोटो आप दिखाते हैं, देखिए अस्पताल डूबा हुआ दिखा देवरिया, आप दिखाते हैं। मैंने दिखा, लेकिन सुन लीजिए, मैंने दिखा। लेकिन ये आज की समस्या नहीं है, ये संस्थागत भ्रष्टाचार इसकी देन है। अरे तो जो संस्थागत भ्रष्टाचार है, अधिकारी है, ठेकेदार है, इनको जेल कब भेजेंगे? कौन इनको जेल भेजेगा? ये पेमेंट लेके चले गए। अच्छा, सुन लीजिए, पेमेंट लेके। आप सवाल हम पे क्यों डाल रहे हैं? मैं भेजूंगा क्या? सवाल नहीं, आप सरकार में बैठे, सिस्टम आपका है, उसी पे आप बोले जेल कौन भेजेगा? मैं उसी तो मैं पकड़ के भेजूंगा क्या जेल? गौरव जी उसी विषय नहीं संभाल लेते, संभाल लेता हूँ। गौरव जी मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। ये संस्थागत भ्रष्टाचार है, ये ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार है। ये इसमें कोई राजनीतिक दल को आप अगर खांचे में फिट करेंगे ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये पूरा लगातार चला आ रहा है। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार है, इन पे नियंत्रण लगाना अच्छा इतना कठिन है कि आपको उसका अंदाजा नहीं है। हार मान गए, नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। हार नहीं मान गए। जो विषय राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंच पाता है उस पर तो कार्रवाई हो जाती है। नहीं, बाकी छोटे चोरों का उम्मीद करेंगे कुछ बदलाव करेंगे। छोटे चोरों का पाप बड़े चोर घूस खा करके आंख मूंद लेते हैं, कुछ नहीं होता इन चोरों का। ये तो सबको पता है। सुन लीजिए, आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, यही लखनऊ का मामला है। मैंने पत्र लिखे हैं, अतिक्रमण के विरुद्ध पत्र लिखे हैं, शिकायत लिखी है। हर बार डेट लगती है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा और डेट अगले महीने बदल जाती है। अच्छा, मैं उस पर नगर आयुक्त से वार्ता कर चुका हूँ। यही आपके मल्टी लेवल हजरतगंज पार्किंग का विषय है, मल्टी लेवल की पार्किंग के बगल का विषय है, साहू टाकीज के बगल का विषय है, सुगना मल के पीछे का विषय है। अच्छा, मैंने लिखित पत्राचार किया है। तो चाहते क्या है आप? सुन तो लीजिए, अधिकारी समाजवादी पार्टी वाले क्या करेंगे आके? क्या? अरे मेरी बात भाई आप करेंगे क्या? बात तो सुन ले। हाँ, सुनाइए। होता क्या है, पत्र आप लिख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा तो फिर ये करेंगे आगे? गाड़ी डेट लगा देते हैं, कहते हैं साहब अगले महीने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। चलिए, फोर्स अभी नहीं मिली और उसके बाद करते क्या, फोर्स लेते रहिए। उधर पार्टी से पैसा हो गया, आधा घंटा हो गया, उधर पार्टी से धन वसूली भी करते हैं। चलिए ठीक, धन वसूली करके चलिए और इधर डेट लगा देते हैं। चलिए, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह भ्रष्ट है। चलिए, अधिकारियों का अतिक्रमण हटाओ अभियान में कोई रुचि नहीं है। जेल भेजेंगे? सुन लीजिए, हजरतगंज की दशा में बता, आप सुन लीजिए गौरव जी, मैं कोई पार्टी थोड़े बैठा भाई, और लोग भी हमारे भाई, मैं कोई पार्टी लाइन की बात नहीं कर रहा। मैं जो समस्या है मैं उसकी अरे जिम्मेदार है, घूस ले रहे हैं, जेल भेजेंगे नहीं भेजेंगे? अरे सुन तो उनको बैठाए रखेंगे, पूजन करते रहेंगे। ब्यूरो जो नगर निगम का हाल है लखनऊ का, हजरतगंज जो नगर निगम के अगल बगल पड़ता है, उस इलाके में हजरतगंज में नगर निगम के अधिकारियों के अतिक्रमण हटाओ अभियान में कोई रुचि नहीं है। चलिए, लखनऊ के सुदूर नगर निगम के क्षेत्रों में भगवान मालिक है। चलो ठीक है, ठीक हो गया, आपकी जय हो। आपका बहुत अच्छा सुना हमने, सवाल पर सवाल सुने, जो आपने सवाल थे उन्हीं सवालों को दोबारा उठा दिया है। आप स्वयं परेशान हैं, आपने स्वयं बताया है कि तमाम लेटर आपने लिखे हैं। तो बेबे भाई छोटा सा सवाल रहेगा, एक लाइन में आंसर दीजिएगा। जब आपने लेटर लिखे को नहीं हुआ है तो करेगा कौन? छोटा सवाल है मेरा।
एक लाइन में आंसर देखिए, ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार। अच्छा, ये केवल हमारे शिकायत करने से नहीं निपटेगा। अच्छा, इस शिकायत को हमारे साथ हमारे पक्ष विपक्ष दोनों को लड़ना होगा। अच्छा, इन्हें भी शिकायत को साथ देना होगा। चलिए, उस आवाज को आपको बुलंदी देनी होगी। हम तो दे रहे हैं बुलंदी, चोरों को इनके इन अपराधियों को इनके परिणाम तक पहुंचाना होगा। चलिए, ठीक है, इसमें आपके भी साथ क्या हो सकता है? मैं तो दे रहा हूं साहब, तो आप नाराज हो गए? केवल एक पक्ष का विषय नहीं है, ये कोई हमारे कालखंड का विषय नहीं है। चलिए, चंचल यादव। देखिए भाई नाराज इसलिए हो गए कि तमाम मुद्दे मैंने एक साथ उठा लिए। नहीं यानी कॉम्पैक्ट बना दिया, कॉम्बो बना दिया मैंने। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करा रहे हैं जो जनमानस की समस्याओं को लेकर के। साधुवाद है मेरा। दूसरी बात जो भी विवेक भाई ने कहा, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शानदार प्रवक्ता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि विवेक जी जितने बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जबकि बीजेपी की टैगलाइन है कि मेरा झूठ सबसे मजबूत, जबकि विवेक जी इतने अच्छे आदमी, मैं सच बताऊं, ये स्पष्ट कहते हैं, नहीं ये स्पष्ट इस सारी बातों को स्वीकार करते हैं। और मैं सच बताऊं, लिटरली कोई भी प्रवक्ता हो इतनी साफगोई से, जैसे विवेक जी ने बताया कि भ्रष्टाचार चरम पर है और बद से बदतर स्थिति है, इन्होंने अभी स्वीकार किया, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन गौरव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको कहता हूं, मैं अभी देख रहा था, जो हमारा स्मार्ट सिटी का बजट है, अगर आप 2014 से लेकर देखेंगे और यहाँ तक 2023 तक, तो तकरीबन 1 लाख करोड़ से ऊपर खर्च हो गया होगा। और मैं विवेक जी से बस लखनऊ के बारे में पूछ लूं, जबकि तकरीबन 25 साल से नगर निगम में कब्जा है, तकरीबन 17 जो हमारे नगर निगम है, जो 17 जो हमारे हैं, अधिकतर सीटों पे इनकी कब्जे हैं काफी समय से, और आज भी बस से बदतर स्थिति है। और ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई सुनवाई, जब हमारे बीजेपी के प्रवक्ताओं की सुनवाई नहीं, बीजेपी के नेताओं की सुनवाई नहीं है। मैं एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब भी बैठा हूं स्मार्ट सिटी या ये शहर में, एक दिन की बारिश में, चलो बरसात में तो भर जाता है, अभी सिंपल कभी बगैर बेमौसम जो बरसात होती है, एक दिन बरसात हो जाती है, तब भी शहरों में पानी लग जाता है। इतनी दुर्व्यवस्था है। और ये विवेक जी, एक बात को आपको मानना पड़ेगा, ये आपने जो बात कही ना कि नगर निगम में जो पानी, बरसात के पानी को जो है शहर नहीं मैनेज कर सकता है, ये एकदम सिरे से मैं खारिज करता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो नगर निगम आप देख रहे हो, जो प्लान वे में काम करने की बात आती है, तो नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि मैं आपको क्या बताऊं। और सोचिए, और बड़ी बात आप मैं सोच लीजिए, कोई रोड पे चले, मैं भी आ रहा था इस रोड से, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने गड्ढे हैं। एक दिन बरसात हुई कल, और मैं गोमती नगर से निकला हूं, और ये आपको जो कि वीआईपी रोड मानी जाती है, मंत्री आवास वाली रोड वीआईपी रोड मानी जाती है, सारी रोडों पे इतने गड्ढे हैं कि पूछो मत आप। और सुबह कितने पानी भरे रहे होंगे तो भगवान के भरोसे है। और मैं मतलब मेरी गाड़ी जो है, जबकि थोड़ा सा ऊंची टायर वाली गाड़ी है, वो टायर साला फंस गया। आपकी सरकार में पानी भरा रहता था, ये हालत है। नहीं, मैं बता रहा हूं, लेकिन नगर निगम में आप 25 साल से हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, ये सरकार का जो मतलब कह सकते हैं कि जो गंगा सफाई की बात हो रही थी, अभी आपने कहा कि 2022 तक गंगा सफाई का वादा था, और वहां भी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। 20,000 करोड़ आपने बताई, हर साल के बजट आप देख लो आप, तो तकरीबन 9 सालों में 1 लाख से ऊपर करोड़ रुपए का खर्च हो गया होगा, 1 लाख करोड़ का लमसम खर्च हो गया होगा। लेकिन अभी गंगा सफाई का आपने इलाहाबाद का जिक्र किया, प्रयागराज के किनारे आप देख लीजिए, जितने भी है बस केवल कागजों में काम हुआ है। विवेक जी, इस बात को एक्सेप्ट करिएगा आप, से केवल कागजों में काम हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी सरकार में गोमती रिवर फ्रंट के 16 किलोमीटर का कॉरिडोर बना। रिवर फ्रंट बना, इतनी साफ सफाई कि आप शाम को टहल सकते हैं। और आप चले जाओ वाराणसी के अंदर, बरुणा नदी का कॉरिडोर बना, वो समाजवादी सरकार के समय बना। जब अगर आपकी नियत साफ है, तो आप काम करोगे। आप सोचिए, नियत नहीं साफ है ना सरकार की। आप सोचिए, हमारी सरकार ने काम किया, गोमती रिवर फ्रंट का काम किया। आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है। अरे मेरे भाई, जब आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, तो आप तो सारे के सारे पैसे बच रहे हैं। कोई एक नदी आप साफ कर दो, किसी एक नदी का आप रिवर फ्रंट बना दो, लेकिन आपकी नियत साफ होनी चाहिए काम करने के लिए। हमने कहा, हमने 16 किलोमीटर बनाया, रिवर फ्रंट बनाया हमने, आप उसको ले आकर के बढ़ा करके किसान पथ तक कर देते। जो समाजवादी सरकार का सपना था कि हमारे पास एक जल यातायात की व्यवस्था हो, जो आदमी हनुमान सेतु से लेकर के और आप किसान पथ जाना, सुल्तानपुर रोड तक किसी को जाना हो, तो जल यातायात के माध्यम से 10 मिनट पहुंच जाए। लेकिन आपने क्या काम किया, उससे भ्रष्टाचार की तोहमत लगा करके बंद कर दिया आपने, बंद कर दिया। और आप सोचिए, आज हालत यह है पूरे प्रदेश में, कोई शहर आप उठा के देख लो जहां बस से बदतर हालत से शहर गुजर रहे हैं। चाहे आपने स्मार्ट सिटी के अंदर केवल ये नाले नाली नहीं आते हैं,
तो बहुत सारी चीजों का सपने आपने दिखाए थे। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन आप सोचिए कितने बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं सरकार में। मैंने वही कहा कि सरकार का नारा है कि मेरा झूठ सबसे मजबूत। चलिए ठीक है, हो गया। रजनीकांत मिश्रा जी, सब चीज आपके सामने भी, आप भी यहीं के निवासी हैं। हम पूरे प्रदेश की, लखनऊ की बात कर लें, तमाम तरह की बातें विवेक भाई ने बताई, चंचल भाई ने बताई, और जो व्यवस्थाएं हैं जो अभी इस समय हैं वो सरकारें दर सरकारें बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं कि सरकार में बहुत बेहतर काम हुआ हो, स्थिति सबके सामने यही है। और विवेक सियासत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इसके लिए ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं, और अगर ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं तो जब जिम्मेदार यहाँ पर सरकार भी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को लीड करने की, उनकी नीति बनाने की सरकार अपनी नीतियाँ बनाती है। और अगर ब्यूरोक्रेट्स आपकी सरकार के तले ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार पर भी पिस टूटता है कि ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी क्यों जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं, अधिकारी क्यों काम करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आप पर भी होती है। आप केवल यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को कोस कर अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते। रजनीकांत मिश्रा जी, क्या राय आपकी? देखिए, मैं इस पे दो बातें कहूँगा जी। जल जमाव जी एक समस्या है ये जी, इस पर बरसात से पहले ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही बात है। जब बारिश का समय आता है उससे पहले इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई काम नहीं होता, इसकी कोई तैयारी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। नालियां भटी रहती हैं जी, उनके सिल्ट निकाले नहीं जाते हैं। जी बिल्कुल। पॉलीथीन एक समस्या है जी, सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, हर तरह की समस्या पॉलीथीन जी। है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, योगी जी ने पॉलीथीन पे रोक लगाया था जी, और लोगों को झोला लेके चलने की आदत पड़ चुकी थी, फिर उसको हटाने की क्या जरूरत है? मैं यही एक सवाल पूछता हूँ। बहुत बढ़िया बात कही आपने। दूसरी चीज, रोक लगा अभियान चला था, योगी जी ने उसको कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया। लोग झोला लेके निकलना शुरू कर दिए थे, बिल्कुल अपने घरों से झोला लेके, और यहाँ तक कि कागज के पैकेट आने शुरू हो गए। और फिर जो है आपने क्या कर दिया? ऐसी कौन सी आपके ऊपर दबाव आ गया, कहां से आ गया कि आपने उसको इतने बढ़िया स्कीम जिसकी सराहना हो रही थी आपने बंद कर? बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरी चीज भाई साहब जी, जल निगम, ये जल जमाव की समस्या शहर में जब नदियां उफान पे आ जाती हैं तभी होती है ज्यादा। बिल्कुल। अब मेरी बात सुनिए, मैं सिंचाई समिति का उपाध्यक्ष रहा हूं। बहुत बढ़िया बात। मैं आपको एक राय दे रहा हूं, विवेक जी भी सुनिए। जी, सब तरफ पंप लगे हैं, बंधों के किनारे लिफ्टिंग पंप लगे हैं, लखनऊ में, सब महानगरों में लगे हैं, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, सब जगह लगे हैं। एक जो आपने कहा ना कि ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार, विवेक जी आप वहां देखिए सबसे ज्यादा है। लीजिए, सुनिए जी, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। मैं शासन में था और मैंने उसको कंट्रोल, आप खबर ले लीजिए कि उस जमाने में गोरखपुर में जल जमाव नहीं हुआ। लीजिए, पंप चलाए गए, वहां डीजल की और इसकी उसकी दुनिया भर की वो कहानी होती है। सुनिए मेरी बात, दिक्कत क्या है, वहां दो विभागों के बीच की बात है, एक दूसरे पे ठेली ठेला होती है। जी, मैंने उस पर कई बार क्वेश्चन किया है, लेटर लिख के दिया। जब मैं चेयरपर्सन रहा तब भी मैंने इस सवाल को उठाया, मीटिंग किया अधिकारियों के साथ कि इन दोनों चीजों को एक विभाग को दे दिया जाए। बिल्कुल दे दिया जाए, या तो सिंचाई को दे दिया जाए या तो नगर निगम को दे दिया जाए। वो गेट जो खुलता है नदियों का वो सिंचाई के पास है, बिल्कुल, और पंप हाउस चलाने का काम नगर निगम के पास है। सही बात है। वो कहते हैं ये गेट नहीं खोलते, वो कहते हैं पंप नहीं चलाते। जी, ये दो लोगों के चक्कर में ये जल का जो जाओ देख रहे ना, ये आधे घंटे में खाली होगा। अगर सारे पंप आप जाके देख लीजिए, आधे घंटे में ये खाली हो जाएगा। आधे घंटे में अगर सारे पंप, सारी चीजें चला दी जाएं। आप किसी नगर निगम के अधिकारी से, रिटायर्ड अधिकारी को डिबेट बोला के बात कर लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। जो इस पे अच्छा काम कर रहा होगा वो बता देगा। देखिए, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें नेग्लिजेंसी हैं। वो हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, अगर हम ध्यान नहीं देते तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। उसको ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डाल के, एक मिनट, उसको आप चुनाव में व्यस्त रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स क्यों? अरे आप तुरंत सस्पेंड करेंगे, तुरंत ये करेंगे, इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? सही बात है। आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, इसमें क्यों नहीं है? जी बिल्कुल। आप कैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार है? जी। आप ये कहने के अधिकारी नहीं है। जी। आपको इस पर कार्रवाई करनी है। बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि चलिए आपकी सरकार में, उनके सरकार में लगाइए तोहमत, लेकिन आपकी सरकार में 10 साल से ऐसा क्यों हो रहा है? जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। हमारा कमी सफेद, आपका ज्यादा सफेद आपके जमाने में हुआ, ये बात बंद, ये बात नहीं होनी चाहिए। आज आपके पास 10 साल का समय हो गया, ये समाधान इसका यही है जल जमाव का, कि आप पंप हाउसों को ठीक कराएं। अगर मोटर नहीं ठीक हो तो उसकी रिपेयर कराएं, पंप नहीं चल रहा तो पंप चलाएं, और सबसे पहले बरसात के पहले आप नालियों की और पॉलीथीन और इसकी जितनी जाम है उसको साफ करें। ठीक। इस तरह से शहर का जल जमाव जाएगा, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से नहीं जाएगा। और जहां तक नदियों की सफाई की बात है, इस पे तमाम सारी बातें हो रही हैं, मैं उस पर क्या बताऊं।
ठीक, ये तो खुद आत्ममंथन सब जानते हैं, जनता है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। तनुजा श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी। अब ऐसा मत बोल दिया कि विवेक श्रीवास्तव आपको दिल्ली याद दिलाने लगे, पहले बता दिया, आगाह कर दिया आपको। जी जी। देखिए गौरव जी, बात यहाँ पर मतलब मैं विवेक जी को सुन रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। अच्छा। कि इन्होंने सारी अपनी जिम्मेदारी जो सरकार की होती है, मेयर की होती है, पार्षदों की होती है, वो सब ब्यूरोक्रेट्स पे डाल दी। बिल्कुल। अब बताइए, अगर ब्यूरोक्रेट्स ही धांधली कर रहे हैं, वो ही चला रहे हैं, तो फिर मेयर का चुनाव करके करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद करते हैं जनता का? सही बात है। फिर पार्षदों क्यों इतने लाखों रुपए खर्च करके वो पार्षद ही लड़ते हैं? अगर ब्यूरोक्रेट्स को ही चलाना है, नगर निगम सरकार के चुनाव करिए और नगर निगम छोड़ दीजिए, ऐसा करिए। अब जब दिल्ली में बाढ़ आती है, दिल्ली में पानी भर जाता है, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार उसकी दोषी होती है। और जब उत्तर प्रदेश में पानी भर जाता है, नालियां साफ नहीं होती, काम नहीं हो पाता, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स पे डाल देते हैं। मतलब कितना हास्यास्पद जो पूरा वाक्य हुआ, ये 20 मिनट जो विवेक श्रीवास्तव जी बोलते रहे। अब इनको समय ही नहीं है कि देश में इस जो अपना स्मार्ट सिटी की बात ये लोग कर रहे थे, मोदी जी आकर कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो स्मार्ट सिटी में अभी ये कह रहे थे कि आप बहुत सारे मुद्दे लेके आए, तो स्मार्ट सिटी का मुद्दा ही यही है, सफाई अभियान, आपका जो अवैध निर्माण है इसको खत्म करा जाए, नई तकनीकी लेकर आए, पानी ना भरे, जनता साफ सफाई में रहे। स्मार्ट सिटी का मतलब यही है, लाइटिंग अच्छी लगे शहरों में, सड़कें अच्छी बने, व्यवस्थाएं अच्छी हो, पूरा जो कंक्लूड जो करते हैं वो स्मार्ट सिटी में आता है। बिल्कुल। तो ये अलग विषय नहीं है, ये एक ही विषय है स्मार्ट सिटी का। जी जी। तो गौरव जी आप सही मुद्दा लेकर आए और एक ही विषय है ये, वो उसको बांट रहे हैं कई हिस्सों में। जी। अब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि मैं कुछ 2 साल पहले लखनऊ में थी और वहां पर मुझे ट्रेन पकड़ना था, और जब मैंने बाहर देखा बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही थी जी। मैं डर गई कि आज मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगी। फिर मैंने एक अपने जानकार को बुलाया और गाड़ी आधी डूबी हुई थी, गोमती नगर जैसे होटल से जब मैं निकली तो गाड़ी आधी डूबी हुई थी, पुल के आधे पुल तक पानी भरा हुआ था जी। ये स्थिति है। और सच्चाई ये है कि अगर नगर निगम बारिश होने से पहले नालियों की, गटरों की सफाई करा दे तो पानी नहीं भरेगा। मुझे लगता है कि 70% पानी तो नहीं भरेगा, कहीं कच्ची कॉलोनियां हो, ऐसी टूटी सड़कें हो, वहां भर सकता है। अदरवाइज जो अथॉरिटी के सड़कें हैं, अथॉरिटी की कॉलोनियां हैं, अच्छी जगहें हैं, स्मार्ट एरियाज हैं, वहां पर पानी नहीं भरेगा। अब गोमती नगर में लाइटिंग तो बहुत अच्छी बना रखी है, इतनी सारी लाइटिंग है कि आप सड़कों पे चलेंगे सिर्फ लाइटिंग दिखेगी। लेकिन जब बारिश आएगी तो फिर सड़क नहीं दिखेगी। खुशी होती लाइटिंग लेकिन नहीं होती, खुशी होती नहीं होती है। आप सोचिए ना, सड़क नहीं दिखती बारिश में, सिर्फ लाइटिंग दिखती है रात को। चल अच्छी बात, लाइट दिखती है ना। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, 25 साल से भाजपा का कब्जा है मेयर पे। अच्छा। और अभी इन्होंने बताया कि लखनऊ में भी 25 साल से भाजपा का कब्जा है। सरकार कोई भी आई हो, लेकिन मेयर का कब्जा लखनऊ में भी भाजपा का रहा है जी, और गाजियाबाद में यहाँ की स्थिति भी ऐसी है। यहाँ पर हिंडन की सफाई के लिए करोड़ों रुपए जो बजट आया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, वो खा गए ये मेयर और पार्षद मिलकर या ब्यूरोक्रेट्स मिलकर, कुछ नहीं पता। हिंडन आज सालों से ऐसे ही है। चलिए, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही थी कि जब पार्षद और ये लोग काम नहीं करते तो ब्यूरोक्रेट्स पे क्यों थोपना है। सही बात है। इसी आज जनता जनार्दन भी अब नगर निकाय चुनाव होते हैं, उसे वोट देने नहीं जाती है। लखनऊ में भी निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी और तमाम चुनाव जो पार्षदों के हैं, महज 36% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है, शर्म होनी चाहिए कि लखनऊ की जनता ने भी पूरी वोटिंग नहीं की। महज 36-37% की वोटिंग पर यहाँ पर परिणाम सामने आ गए कि जब जनता देख रही है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो जनता भी वोट डालने में यहाँ पर दिलचस्पी नहीं रख रही है। ठीक है, हम अजरा मूमिन को लेते हैं, समाज सेवी अजरा जी तमाम मुद्दों को उठाती रहती हैं और बेबाक राय अपनी रखती हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर तमाम जो मुद्दे हमने उठाए हैं? हालांकि विवेक भाई नाराज भाई हो गए थे मुद्दों को लेकर, कह रहे हैं एक साथ कॉम्बो बना दिए हैं। अब वो कॉम्बो भी यहाँ पर एक ही है, क्योंकि कॉम्बो पूरा जनता का है और स्मार्ट सिटी की आधार है वो कॉम्बो।
सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी में आती हैं। तो अगर हम यहाँ पर स्मार्ट सिटी को लाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुद्दों का समाधान कैसे होगा, और जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी प्रवक्ता ने सारे मुद्दों का जिम्मेदार यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है। आपकी क्या राय है? जी हजरा जी। और सबसे ज्यादा काबिले तारीफ मुझे बात जो लगी वो हमारे बड़े भाई और हमारे काफी सम्मानित बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय ने कही, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। जल्दी से किसी बीजेपी के नेता में ये हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी कमियों को खुद एक्सेप्ट करे जी। लेकिन हमारे विवेक भाई ने फौरन इन्होंने ये एक्सेप्ट, हमारे विवेक भाई ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ब्यूरोक्रेट्स में भ्रष्टाचारी है, और भी जो सिस्टम में इन्होंने भ्रष्टाचारी बताया कि यहाँ पर करप्शन है जी। लेकिन सवाल कह देने से विवेक भाई ये मामला नहीं हल होगा। आप सत्ता में हैं, आप करते क्या हैं? आपके पास यंत्र तंत्र सारी चीजें मौजूद हैं। अब आपको उसमें आपको हल निकालना होगा। मुझे हैरत होती है जब आपको पता है कि यहाँ पर ये सिस्टम गलत हो रहा है और आपके जानने के बाद भी आप उस कमी को नहीं दूर कर पा रहे हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब लगा जब आपने कहा कि आपने नगर निगम में कई पत्र लिख डाले, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरीके की मैंने और भी कुछ पहले भाजपा के नेता का मैंने सुना था कि उन्होंने भी कई ऐसे पत्र लिखे, लेकिन उनके किसी भी काम पर जहां तक मुझे लगता है कौशल किशोर जी का कुछ ऐसा मामला था, उन्होंने कहा था कि जो विद्युत निगम के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। तो ऐसे जो जिम्मेदार नेता है, वो देखिए किसी भी पार्टी से हो, मैं उनको बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि वो जनता की बात उठाने की बात कर रहे हैं जी। लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है कि जब सत्ता पक्ष के ही लोग अपनी ही पार्टी में रह करके देखते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आम जनमानस की बात कहां से समझी जाएगी। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी चीज है कि स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। ये जी स्मार्ट सिटी बनने के लिए सब तत्पर हैं जी। आप अलीगंज में अगर सेक्टर क्यू चौराहे की तरफ निकलेंगे, मैं आपको वो जगह लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी बता रही हूँ। तो ये देखिए, वहां पर अगर बारिश होती है तो मकान के जो फर्स्ट फ्लोर वाला जो ग्राउंड फ्लोर वाला पोर्शन होता है पूरी तौर से जलमग्न हो जाता है जी। और जो सेंट एंटोनी जैसा स्कूल कहा जाता है, वहां पर अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अगर छुट्टी हो रही है तो वो बच्चे वहां से बाहर निकल नहीं सकते हैं, और इतने नालों का वो पानी निकलता है कि बच्चों के घुटने तक भरा होता है जी। उस गंदगी से बच्चे निकल रहे हैं, उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो जाता है। और एक आपको याद दिलाऊं, अलीगंज जैसे पौष इलाके में कपूरथला जैसी एक जगह है, कपूरथला में जो प्रगति बाजार है गौरव भाई, जब बारिश होती है तो जरा सी बारिश होगी मुश्किल से 1 घंटे की, तब आप देखिएगा उसके सामने पूरा किस तरीके से जलभराव बन जाता है, पूरा एकदम जलमग्न रहता है। लगता है कि अब यहाँ पर नाव चलनी चाहिए, सड़क कहीं से नहीं दिखती है। मामला सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पर ढाल देने से पब्लिक को कोई हल मामला सुलटने वाला नहीं है। पब्लिक जनता ये जानती है कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आपका ये रोना बिल्कुल इस तरीके से आप बोल रहे हैं, दुखी है, लेकिन आप सत्ता पक्ष में होते हुए आप सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है। मेन मुखिया से आप सवाल कीजिए ठीक है कि क्यों इस तरीके से वोट लेके आते हैं। लोकल इश्यूज पे पार्षदी का इलेक्शन होता है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं जाता है वहाँ पर, लोकल इश्यूज के लिए लड़ता है वो, लाखों रुपए भी मैडम ने कहा खर्च करते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी आप ब्यूरोक्रेट्स के बाद, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से, खैर मैं इस तरह से पूरे अब जान गई कि आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि ब्यूरोक्रेट्स में भी भ्रष्टाचारी है और नगर निगम में भी भ्रष्टाचारी है, लेकिन आपने कहा इन कठिनाइयों को दूर कर पाना बहुत कठिन है। तो आपने तो खुद ही हाथ पैर डाल दिया कि ऐसा अब नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जा रहा है। अब वो कह रहे हैं हम लोग करें आगे, ठीक है मैं करूंगा आगे, ठीक है। देव भाई जी, अभी आप चंचल भाई की बात पर कोई उंगली उठा रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, और सबकी बातें आपने सुनी। अगर सारा ठीक है ना, ब्यूरोक्रेट्स पे फोड़ना है तो ब्यूरोक्रेट की सरकार बनवा दीजिए, आप क्यों बैठे हैं भाई? देखिए गौरव जी, ये कहने में सतही तौर पे बड़ा अच्छा बयान है आपका, अच्छा कमेंट है। हाँ। चंचल भाई की जिस बात में मैं हाथ उठा रहा था, हाँ। गोमती के रिवर फ्रंट पे मैंने हाथ उठाया था। हाँ, उठा लीजिए। गोमती नदी सोते से निकलती है। अच्छा। हमारे उत्तर प्रदेश की नदियाँ या देश की नदियाँ जी,
ये विदेशी नदियों की स्टाइल की नदियाँ नहीं है जी कि जहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है वो गर्मियों में बर्फ़ गल जाती है, उससे उनको प्रवाह मिल जाता है। अच्छा हमारे यहाँ की नदियाँ स्रोतों से जीवित होती है। जी जब इन्होंने इसके किनारे रिवर फ्रंट दीवार बनाई, जी मैं इसके खिलाफ ज्ञापन भी दिया महामहिम गवर्नर के, मैंने इसका विरोध अच्छा भी किया था। दीवार नहीं बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। अच्छा आपने उसके स्रोतों को मार करके गोमती को परजीवी बना दिया। अच्छा गोमती अब अपने स्रोतों से नहीं प्रवाह पाती है। अच्छा ये आपने गोमती के कौन से साथ स्रोत, अन्याय नाले किया। वाले स्रोत कौन से? गोमती का जो उद्गम स्थल है, स्रोत कौन से, नाले वाले स्रोत? गोमती का जो उद्गम स्थल मैं उसे बता रहा हूँ। हाँ और जब बरसात का पानी, तो लखीमपुर के पास है मेरे ख्याल से। सुन लीजिए, लखीमपुर में है। हाँ और वहाँ दीवार बनाई है क्या? सुन लीजिए, अगल बगल से बरसात में जब पानी आता है अच्छा तो जो अगल बगल झाड़ियाँ झावर होते हैं उनसे पानी छन करके नदियों को मिलता, नदियों को उससे रिचार्ज होता है। वो रिचार्ज का सिस्टम इन्होंने गोमती का बंद कर दिया। अच्छा बंद कर दिया। आगे उसके आगे गोमती क्या स्थिति है, पीछे गोमती क्या स्थिति है। अच्छा जो इन्होंने कृत्रिम गोमती दिखाई है, कृत्रिम गोमती गोमती का है। सही स्थिति नहीं है। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज, गंगा सफाई की जो आप मजाक उड़ा रहे थे, गंगा सफाई मैं को मजाक उड़ा रहा सुन हूँ? लीजिए, गंगा आप स्वयं बोल रहे थे, मैं को मजाक उड़ाऊंगा? मैंने साहब आप नहीं कर पा, मैंने मजाक मुझ पे सफाई बोल रहे पे- हैं। मैंने सफाई पे- सवाल उठाना गुनाह है क्या? मैंने गौरव जी सफाई पे चर्चा नहीं की थी। हाँ। मैंने गंगा के आप किनारों गंगा पे साफ नहीं आक्रमण कर पा रहे, किया। यमुना साफ नहीं कर पा रहे हैं, मथुरा में यमुना का जल आचमन योग्य नहीं है, अरे सुन नहाने तो- योग्य नहीं है, सुन तो और आप यहाँ पर सफाई का बयान अरे हमको भाई दे रहे हैं। बात तो सुन लीजिए, गंगा तो साफ हुई। मैंने कहता पूरी तरह निर्मल होगी, लेकिन बहुत हद हाँ तक साफ हुई है, तो मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ। ठीक। जी अब जो विषय आपने नगर निगम का उठाया है, देखिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि नगर निगम से ज्यादा भ्रष्टाचार किसी विभाग में नहीं है। लीजिए, फिर आप उसी पे आ गए। सुन लीजिए, अरे वहाँ- खत्म कौन करेगा? अरे भाई वो तो हमें पता है। सुन तो लीजिए, सुनाइए। संस्थागत भ्रष्टाचार है। अच्छा छोटे अधिकारी की जांच बड़ा अधिकारी घुस लेके आंख मूंद देता है। हम लोग उस भ्रष्टाचार से लड़ रहे, ऐसा नहीं है। हाँ। हम लोग जैसे कार्यकर्ता छह सालों का लड़ते लड़ते। अरे भाई सुन, अब आप सुन 25 साल का मेयर क्या कर रहा है? तमाम क्यों नहीं भ्रष्टाचार खत्म कर पा रहा? सुन तो लीजिए, उस आप बताइए इसको। यहाँ के मेयर को वो अधिकार नहीं होते हैं पूरी अच्छा, तरह। हाँ कुछ अधिकारी प्रदेश सरकार के अंतर्गत तो आते हैं। मेयर सुन लीजिए, मेयर पहले को व्यवस्था जान भ्रष्टाचार लीजिए। करने का अधिकार होता है? लीजिए, बोला मेयर भी अत्याचार कर रहे हैं आपके। जी क्या बोला मेयर भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मेयर का इससे कोई वास्ता नहीं। ये अच्छा, जो अच्छा। अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, मेयर विषय कैसी सुनिए। बात कर दी? देखिए, गाजियाबाद मैं के मेयर कोरी की चिट्ठा बता सुन दिया जाए लीजिए, तो अभी खत्म हो मैं जाएगा। समस्या के समाधान की बात कर रहा हूँ। मैं कोई राजनीतिक दल के रूप में कोरी बकवास नहीं करना चाहता अच्छा। कि नहीं साहब सब 25 अच्छा साल अच्छा से क्यों है। नहीं समाधान निकाल सुन पा रहे लीजिए, हैं मैं आप लोगों की तरह ये नहीं कहना चाहता कि नहीं सब अच्छा अच्छा है। अच्छा। जो अच्छा नहीं, मैं उसको गलत कहने को तैयार हूँ, और मैं कह रहा हूँ गलत है। मैंने उस पर कंप्लेंट की है, जी। उस पर कार्रवाई हो रही है। जहाँ कार्रवाई लंबित होती है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं। अच्छा। आवश्यकता उस आवाज को बुलंदी देने की है। उसमें आपका भी सहयोग अपेक्षित है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप, जी। विपक्ष का भी सहयोग चाहिए। जी। ये कोई एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है। मैं सहयोग दे इनके रहा हूँ। खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। अच्छा ये कोई नहीं, मैं- एक काकस, ये बहुत मजबूत काकस है। ये ब्यूरोक्रेसी है, आयरन स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी है। जी। इंडियन ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लड़ना आसान काम नहीं है। लीजिए। सबको मिलकर लड़ना होगा। सबको मिलकर लड़ना होगा। अच्छा ये आसान काम नहीं है। लीजिए आप देख लीजिए, जी मैंने तमाम पत्र लिखे अटकमल को लेकर के। जी। अभी आपको एक छोटी सी मानगी बता रहा हूँ। जी। यहाँ प्रधानमंत्री आवास जी 600 आवंटन हुआ, हमने जी। जांच कराई। जी 198 आवंटन निरस्त हुआ। लीजिए पूरी लिस्ट कैंसिल होने जा रहे थे। हमने कहा नहीं साहब, इसको दे दो गरीबों को, नहीं बेचारे गरीब ये पूरा प्रोसेस फिर से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लीजिए। 402 लोगों को मिला। जी। हमारी जांच में जिस अधिकारी के खिलाफ हमने जांच लिखी, जी। उस जांच को उसके पति को दे दिया। हमसे कहते शपथ पत्र दे दो। लीजिए ये मजाक है। हमने जी। निदेशक को डांटा, हमने कहा क्या मजाक करते हो। जी तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का संस्थागत भ्रष्टाचार है, इससे लड़ने की आवश्यकता है। ये पार्टी खाते का ये राजनीतिक सिद्धांतों का विषय नहीं है। अच्छा कौन लड़ेगा? हम लड़ रहे नहीं, हैं, आज आपका विवेक सहयोग बहुत- चाहिए। बहुत- गौरव जी हम लड़ रहे हैं। मैं- ये लखनऊ का मामला है। जी। हमने 198 आवंटन निरस्त कराए हैं। चलिए। हमारे गौरव जी, पत्र पे हुआ अच्छा, कुछ बोल रहे हैं। निधि वाजपेयी भ्रष्ट अधिकारी, जी। जब मैंने कार्रवाई की बाकी उसका ट्रांसफर हो गया, नहीं, विवेक भाई। उस जांच उसके पति को दे दिया। जी विवेक भाई एक अरे मिनट। विवेक जी, ये गौरव बहुत जी। हास्यास्पद है कि आप कह रहे हो कि आप लड़ रहे हैं। गौरव जी, एक चीज अरे बताइए। सरकार में आपकी बीजेपी सरकार बैठी है सत्ता में, सरकार मेयर का बैठा मतलब ये है, नहीं होता। ऊपर सरकार में अधिकारियों के भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ता है। बात हो। सरकार के चुनाव लड़ने बैठे अधिकारियों के भ्रष्टाचार से तोड़बाजी लड़ना पड़ता है। भ्रष्टाचारी खत्म नहीं, हो नहीं, जाएगा। गौरव जी,
संस्थागत भ्रष्टाचार है। गौरव जी, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बन चुका है विभागों का। बारी बोलिए। सुनिए ये सरकारी विभागों का शिष्टाचार बन चुका है। उनको भ्रष्टाचार लगता ही नहीं आप है। इंटरफेयर के ठीक है मैं बोलता हूँ। देखिए विवेक भाई, आपने, मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा आपका, क्योंकि अब तक हम लोग तो जानते थे कि 40% भ्रष्टाचारी सरकार है ही। और आपने स्पष्ट कर दिया, आज प्रमाण के साथ कर दिया कि 600 मकानों में 198 मकान जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके थे। इसका मतलब कि ये सरकार जो है 33% सरकार नहीं इसमें शामिल। फिर मैं आपको शुद्ध कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ये अधिकारियों के भ्रष्टाचार को सरकार में मत थोपिए। नहीं, ये राजनीतिक चर्चा नहीं है। आपके अधिकारी है ना वर्तमान में? हमारे कौन से अधिकारी? अरे अधिकारी सरकार के अधिकारियों को नियुक्ति सरकार करती है, अपने पैसे कमीशन जाती है, मंत्री के पास कमीशन जाता है, मुख्यमंत्री के पास कमीशन जाता है, जाता है सबका कमीशन। क्या बात करेंगे? कमीशन विवेक जी आप भी जानते हैं, विवेक जी आप अनुभवी आदमी हैं, की बात करने के लिए बैठता हूं। एकदम अच्छी बात, पार्टी का वर्क करो। मैं ब्यूरोक्रेटों के पाप ढकने के लिए नहीं बैठता, हमेशा आपकी तारीफ कभी डिफेंड नहीं करता। ये चोर हैं, ये डकैती की ट्रेनिंग दी जाती है। जब लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, तो एके शर्मा जी कर क्या रहे हैं? चोर हैं ये, एके शर्मा जी कर क्या रहे हैं? क्या उनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा है? सीधे आरोप लगाता हूं। क्या दो अकेडमी है उत्तराखंड में, एक इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है, 30 किलोमीटर ऊपर देखे के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है। एक जहां से देश के ऊपर जान देने वाले निकलते हैं, एक जगह से देश को लूटने वाले निकलते हैं। ये चोर है, ये देश को खोखला कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है, कभी इनकी हिमायत नहीं करता। गौरव भाई करना हो आईएएस बैठा दीजिए, लूट जाएगा विभाग। गौरव भाई बात आपकी सही है, बंटाधार करना हो आईएएस बैठा दीजिए, खोखला हो जाएगा। एकदम देश को खोखला कर दिया, काले अंग्रेज देश को लूट रहे हैं। साफ करता हूँ, संस्थागत भ्रष्टाचार है, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार। बिल्कुल हमारे आप जैसे राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है, कि आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सहायता के बिना नहीं संभव है। इन चोरों को बेनकाब करना होगा। आपने देखा अखंड प्रताप सिंह आईएएस एसोसिएशन के खिलाफ वोटिंग किया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पाए गए। उनकी बिटिया जूही जी की प्रवक्ता बनी घूम रही है। ये क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार? लीजिए क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार? लीजिए क्या बोले? हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार, ये क्या लड़ने वाले लोग हैं? चलिए बोलिए हम आप सोच लीजिए, आईएएस एसोसिएशन ने खुद उसको सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बताया। मुझे मालूम है, वोटिंग किया, बीजेपी वो प्रमुख बीजेपी वो मुलायम सिंह जी के समय में चीफ सेक्रेटरी रहा उत्तर प्रदेश का, जेल गया, सीबीआई हुई, सब हुआ। भ्रष्टाचारियों से संगठित रूप से लड़ने की जरूरत है। ये संगठित गिरोह है, ये भ्रष्टाचारियों का संगठित गिरोह है, लड़ना पड़ेगा। इसको पार्टी खाते मत देखिए। एक बात आप बताइए, ये पार्टी खाते में गौरव जी हमारे आपके आड़ में बन जाते हैं। लखनऊ को स्मार्ट बनाने के लिए, सुनिएगा, लखनऊ को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार में हम हैं, जनता के आशीर्वाद से, आपकी कृपा से नहीं है। और जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम सत्ता में रहते हैं, वो बातें कहते हैं और लड़ते हैं जनता के लिए। हमने 600 में 198 आवंटन निरस्त कराए अपात्रों के, 402 को मिला और हमारे कहने भी मिला, 19 भी खारिज हो रही थी। हमने कहा ये बंद करो, ये गरीब है, ये दोबारा प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। सुधीर सिंह ने हमारे कहने को दिया। आपने बरेली में दंगा रोक दिया एसएसपी ने। देखिए अलग दूसरी बातें मत लाइए। मैंने इसीलिए गौरव जी से कहा था कि आपने ढेर सारे विषय एक साथ ले लिए हैं। इतने कम समय में सारे विषयों पर चर्चा नहीं संभव है। गौरव जी देखिए, हम बताएं, मैंने यही कहा था, जब तक हम आप रहेंगे ये भ्रष्टाचारी देश को लूटते रहेंगे। विवेक जी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खूब जवाब दे रहे हैं, आपका समझ का दोष है, आपका समझ का दोष है। ये भ्रष्टाचार राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार राजनीतिक चश्मे से देखने की चीज नहीं है। तर्मा हो गया, आपसे काम नहीं हो पा रहा, आपको हो रहा है। हम ही काम कर रहे हैं, हम ही काम कर रहे हैं। हम घोटाले वाले लोग नहीं है। अच्छा, हम करोड़ों के बंगले बनाने वाले लोग नहीं अपने लिए। हम गरीब को आवाज दे रहे हैं। हम 45 करोड़ का मुख्यमंत्री का आवास नहीं बनाते, हमने गरीबों को आवाज दिया है। उसमें जो धांधली हुई उसमें कार्रवाई भी करवा रहे हैं, कर भी रहे, करवा भी रहे। हम 45 करोड़ का बगड़ा, 8 लाख का पर्दा, 1 करोड़ की टीवी वाले लोग नहीं है। हम गरीबों को आवाज देने वाले लोग हैं। रिकॉर्ड मात्रा में दिया है और कैसे गरीबों को मिले इसके लिए हम पूरी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी है, भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए गौरव जी, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। लीजिए चलिए, ये आपका आरोप है, जाके दिल्ली देख लीजिए। 45 करोड़ के बंगले में कैसा लगता है अरविंद केजरीवाल जी। अरे 45 करोड़ का बंगला क्या, 90 करोड़ का हवाई
हवाई जहाज ले लिया आपके आप बताओ, मुख्यमंत्री ने, आपने कसम खाया था, आपने कसम खाया था मुख्यमंत्री आवास नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, उन कसमों का क्या हुआ? चलिए हो गया, समय कम है भाई, हो गया विवेक भाई, हो गया तर्जुमा हो गया, सब पे पूछ रहे हैं केजरीवाल विवेक भाई, कहाँ गए? विवेक भाई प्लीज, विदेश का संगमरमर, वियतनाम से संगमरमर आया, कौन सा संगमरमर है? विवेक पानी पी लिया, टीवी में क्या दिखता है? विवेक श्रीवास्तव जी पानी पीजिए, पर्दे में क्या हो छिपा है? गया, बाकी लोग भी बोलेंगे, चलिए चंचल बोलेंगे, बताओ देश को आज चंचल आप। बोलेंगे, नहीं, चंचल। हम विवेक हो गया, विवेक जी, विवेक भाई खराब मत करिए भाई, कर्मचारियों को जड़ से विवेक भाई डिबेट खराब मत करिए भाई, और इनको बेनकाब करने वाले लोग हैं। हम विपक्ष का इसमें सहयोग चाहते हैं। सुनिए, सहयोग तो लीजिए, हो गया, सहयोग तो लीजिए विपक्ष का, लारा लप्पा गाने वाले नहीं लोग नहीं, विपक्ष से सहयोग लीजिए। इस तरह से आप लारा लप्पा गा रहे हैं, इस तरह की बात नहीं विवेक करते। जी, अगर आप विपक्ष लोग का सहयोग ऐसे ही लीजिए। बोलते रहेंगे तो मैं डिबेट कराऊंगा कैसे? नहीं, 5 मिनट बचे हैं, सबको मेरी- बोलने मेरी दीजिए, पास 30 चंचल अपनी बात पूरी करिए। देखिए, आप विपक्ष सहयोग लीजिए, मैं बताता हूँ। आपने कहा कि बंगले लिए, उन्होंने लिए, प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, अच्छा, और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री सुदेश सुनिए, सुरक्षा का मेरी विषय बात सुनिए, उसको इसमें कहाँ लेके आते हैं आप? मुख्यमंत्री सुरक्षा विषय देश जाता है, सुरक्षा का विषय है। अरे मुख्यमंत्री सुरक्षा वो विषय देश जाता के लिए है। गाड़ी है। चलिए मैं उन बातों में नहीं आता, निजी सुनिए। गाड़ी थोड़ी ना है भाई। अभी सवाल ये है, गौरव जी, आप बता रहे हो घोटालेबाज नहीं है आपकी सरकार में, हाँ। आप मुझे बताओ पैसा जा कहाँ रहा है? इसी लखनऊ के अंदर बड़े बड़े काम हुए, जेपीएनआईसी से लेकर के आपका गोमती रिवर फ्रंट से लेकर के मेट्रो से लेकर के आप एशिया का सबसे बड़ा जनरल मिश्रा पार्क बनाया। देखिए, स्मार्ट सिटी के अंदर आपके केवल ये नाले नाली नहीं आते हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर अच्छे अस्पताल भी होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए। आप मुझे विवेक जी बता दीजिए, एक भी आपने कोई अस्पताल बनाया लखनऊ के अंदर, या किसी महानगर बनाया होगा एक भी अस्पताल आपने, या आपने कोई एक स्कूल बनाया मुझे बता दीजिए, आपने कोई एक पार्क बनाया मुझे बता दीजिए। इसी लखनऊ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा जनरल मिश्रा पार्क बनाया समाजवादी सरकार ने। आज आपके सारे के सारे नेता घूमने जाते हैं, एक बार दिल से कहते हैं जय समाजवाद, वहां पहुंचने के बाद कहते हैं अखिलेश जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन आप भी पार्क जाते होंगे, आप भी पार्क जाते होंगे, आप गौरव जी आप चले जाना, आप चले जाना पार्क में किसी में किसी समय, यहाँ इनके मंत्री से लेके सारे अधिकारी हो जाते हैं, जनरल मिश्रा नाम लेते हैं, लोहिया पार्क जाते हैं, आप जाके देख लीजिए। लेकिन आपने क्या काम किया 6 सालों में? एक कोई काम बताइए मुझे, आपने मुझे ये, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, हम लोगों ने इको फ्रेंडली पार्क बनाया, हम लोगों ने इको फ्रेंडली पार्क बनाया। चलिए, हम लोग तो राजनीतिक अरे राजनीतिक कार्यकर्ता अब लीजिए, दूसरी बात आप मुझे बताइए, चंचल भाई और लोग भी, नहीं मेरी हो गया, आपका हो गया। रजनीकांत मुझे बोलेंगे, रजनीकांत जी बोलिए, रजनीकांत जी बोलिए। देखिए, आपका डिबेट आज पानी और जाम पे था जी। देखिए, शासन जब तक चुस्त दुरुस्त नहीं होगा, जी, लुंज पुंज रहेगा, बिल्कुल, कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं। क्या बिल्कुल सही बात कही आपने। विवेक जी मेरा ने खुद टाइट हुई है। बहुत ही गर्मजोशी से, बहुत ही सच्चाई से अपनी बात को एक्सेप्ट किया। जी, ये बधाई की ये टीम 11 में काम करते हैं केवल, सारे आईएएस बाकी कोई है नहीं। जी, आज एक्सेप्ट करता हूं। जो जाम की समस्या है, जी, इनकी ट्रैफिक पुलिस जी, निहायत ही, मतलब क्या बताएं, निकम्मी, निकम्मी, निकम्मी ही कहा जाए, निष्काम एकदम। वो कहीं चौराहे इतने पे चालान घर वो पहुंच जा रहे मोबाइल- लोगों के। आप मुख्यमंत्री के चौराहे पर देख लीजिए, जी, आप देख लीजिए वहां पे वो इनके जो विक्रमादित्य मार्ग से जो कि आग चौराहा मिला है, जी, वो दूसरी तरफ मोबाइल लेके खड़ा होगा, ऐसे ऐसे करेगा, गाड़ी देखेगा भी नहीं कि कहाँ जाम है, किधर निकलना, बिजी होगा ना, बिजी होता होगा। ठीक है, ये मैंने, हम लोग रोज आते जाते हैं, बिल्कुल, हम भी उसको देखते हैं। जी, दूसरी चीज ये है कि जो विधान इसके जनपद के सामने जो लालबाग के चौतरफ जो रोड जाम रहती है, वो तो इन लोगों ने जाम कर दिया, हमारे साथी भाई विवेक श्रीवास्तव जी लोगों। अरे सबसे बड़ी विभीषिका तो ये है कि हजगंज थाने के सामने सुनिए, पूरा रोड जाम रहता है, पुलिस के वहां सामने से लेके जी, और मेरा कार्यालय आप है, यहाँ वहां धरे से बैठे लेके हुए हैं। लालबाग तक, हाँ, वो गाड़ियां खड़ी कर देंगे, बिल्कुल खड़ी रहती है। एक दिन एक बीजेपी के साथी हमारे गाड़ी मेरे ही गेट पर खड़ी कर दी। जी, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा किनारे कर दो, जी, कम से हम लोग निकलें। जी, अरे आप ऐसी बात करते हैं कि लग रहा है कि आपने इसकी रजिस्ट्री करा ली है। अच्छा, तो मैंने कहा भाई रजिस्ट्री नहीं करा, लेकिन मेरी कृपा करो कि थोड़ी सरका दो, मेरे कार्यालय से गाड़ी आ जा सके। आप यहाँ से वहां तक सड़क के किनारे, क्या वो आपको नहीं दिखाई देता? बिल्कुल सही बात। आपको वहां पे ये सेंस नहीं कि इनकी चालान करो। जी, अभी दूसरे की गाड़ी उठ जाएगी, हम लोग डीआरएम ऑफिस, यानी रेलवे का जो डीआरएम ऑफिस है, वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है जी, वहाँ लोगों की गाड़ियां रोज उठ के चली जाती हैं, बीजेपी कार्यालय से क्यों नहीं जाती भाई? अरे कैसे बताइए ना। नहीं सरकार देखिए, की भाई। ये बात मैं विवेक श्रीवास्तव से कह सकता हूँ, विवेक श्रीवास्तव ने सच्चाई से पर आपको एक बात बता दूं, आज एक मंत्री थे बीजेपी के, ये मानता है, गाड़ी उठा ली गई, चालान भी हो गया। सुनिए, देखिए ये थोड़ा सा अपवाद भी है। ये अपवाद है, अच्छा अपवाद है, ये अपवाद है, हो गया, चलिए कोई मिल गया होगा, कर लिया उसने, लेकिन ईमानदार 200-400 तो रोज खड़ी हो रही है। अच्छा, ईमानदार मिल गया उन पर कुछ नहीं। चलिए। और दूसरे जल जमाव पर विवेक जी, जो मैंने आपको बताया, करा लीजिए, प्रैक्टिकल बात बताया, इसको अभी भी आप सर्वे करा के पंप हाउसों को चालू करा दें, जल जमाव चलिए मुद्दा रखूंगा मैं, खत्म हो जाएगा, मुद्दा रखूंगा, पंप का कारोबार कौन देखेगा। अजरा मोमिन आखिरी कमेंट दीजिए, चर्चा खत्म करता हूँ।
देखिए गौरव भाई, मैंने अभी पहले भी कहा कि जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या है, जाम भी बहुत बड़ी समस्या है जी। और आपको मैं बताऊं कि जब बारिश आने का वक्त होता है तो उसके पहले भी जो बहुत सारी रोड गंदी होती हैं। अलीगंज का मैं मामला आपको बताऊं कि बारिश हुई और जब बारिश मूसलाधार होनी शुरू हुई उसके बाद जो पाइपलाइन रही होगी वहां पर उसके ड्रेनेज में जो भी प्रॉब्लम्स आई, कुछ चीजें फंस गई, वहां की उस जो वाटर सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई अलीगंज पौष इलाके में 1 महीने तक वहां के जो लोकल लोग थे 1 महीने तक इस प्रॉब्लम से ग्रसित रहे। और भाजपा के पार्षद महोदय थे, उनसे मैंने खुद बात की कि भाई उस एरिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, बाहर से बच्चियां पढ़ने वाली आई हैं, एज अ पीजी यहाँ रह रही हैं, तो कैसे 1-1 महीने वो कैसे मतलब यहाँ रहेंगी, नहाना धोना खा बहुत सारी बताइए। पानी ऐसी चीज जो बिना पानी के मनुष्य रह नहीं सकता। 1 महीने तक वहां पर कोई इंजीनियर, आज इंजीनियर से बात हो रही है किसी से, सब कहें भाई यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं आ पाया है, इंस्ट्रूमेंट आ रहा है तो खराब आ रहा है। 1 महीने तक उसका निस्तारण नहीं हो पाया था और पार्षद भाजपा के मौजूद थे। अच्छा। लेकिन कहीं से कोई मतलब इतनी दिक्कतें वहां के लोगों को कि मैं मुझे खुद जाके उसका मतलब बात लोगों से करनी पड़ी, भाई कैसे इसकी समस्या को दूर की जाए। कोई उसका ऑप्शन नहीं निकाला गया। कहीं एक आध टैंकर आ जाता था लेकिन वो सब हवा हवाई सबने देखा है, पानी के चक्कर बीमार भी हुए लोग। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम जुड़ने के बहुत धन्यवाद। जी हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। पानी को लेकर यहाँ तमाम समस्या है और जैसा जलभराव होता है तो गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग वाटर टैक्स भी देते हैं और हाउस टैक्स भी देते हैं। स्वच्छता अभियान भी चलता है, बातें भी होती है, पर सफाई के नाम पर केवल यहाँ पर कंपनियां बदली जाती हैं। कोई नई कंपनी आती है तो कोई ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, फिर नई शुरुआत होती है, नई व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। पर तमाम व्यवस्थाओं के बीच यहाँ पर चर्चा हुई। यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार ब्यूरोक्रेट्स को कोसते नजर आए। जवाबदेही यहाँ पर कोई लेने तैयार नहीं था और सभी अधिकारियों पर अपना ठीकरा फोड़ते नजर आए। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर है। अधिकारी यहाँ पर करप्शन में लिप्त है तो उसकी भी जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर है। अगर आप सोए हुए हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर है। अगर आप राजनीति में व्यस्त हैं तो उसकी भी जवाबदेही आपकी है। जनता ने आपको वोट दिया है, अधिकारियों को नहीं दिया है। अधिकारी हमारे व्यवस्थाओं के हिसाब से नियुक्ति देकर सामने आते हैं, नियुक्ति पे पढ़ पाते हैं और फिर अपना काम करते हैं, पर आपको चुनती है जनता जनार्दन। इसे जनता के मुद्दों का जवाब आपको देना पड़ेगा, अधिकारियों को नहीं। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, हीला बलाली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उन पर भाई कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। जनता जनार्दन केवल आपको वोट देती है, अपनी मांग रखती है, अपनी समस्याएं बताती है। आज भी वही एचपीएस है जो पहले था, आज भी वही अमर मुद्दे हैं जो पहले थे, पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि ये करेगा कौन? सरकार, जनता, विपक्ष या हम जैसे खबरनबीस? अगर यहाँ पर सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो काम तो हो जाएगा, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की है। अगर नीयत साफ है, बेहतर के साथ कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ जिम्मेदारी भी तय करिए, जवाबदेही भी तय करिए और केवल अधिकारियों पर रोना मत रोइए। अगर अधिकारी गलत है तो कार्रवाई भी करिए, आईपीसी की भी और सीआरपीसी की भी और हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था की भी, क्योंकि यहाँ पर अगर हमको आगे बढ़ना है तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। अन्यथा जो अव्यवस्थाओं की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है सदियों से, सभी पार्टियों के राज में, वो चलती रहेगी और जनता त्रस्त होती रहेगी, क्योंकि फिलहाल आप लोग चुनाव में व्यस्त हैं। नमस्कार।